प्यारे छात्र, आप सभी छात्रों का YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन आप लोगों को क्लास कंटिन्यू चलेगा। इससे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में, इसको ध्यान दीजिए। लिखा है 2 प्रतिरोध 10 ओम और अन्य प्रतिरोध 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए, तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी? सर, विद्युत धारा पहले प्रतिरोध निकालेंगे। जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर IR होता है। IR, V बराबर IR। तो हमको क्या चाहिए? विद्युत धारा है I। तो I बराबर क्या हो जाएगा सर? V बटे R। V बटे R, कोई दिक्कत? V बटे R। तो श्रेणीकरण का मतलब होता है, श्रेणीकरण जैसे इस तरह से, प्रत्येक सिरे का, प्रत्येक छोर का पहला सिरा और दूसरे सिरा का अंतिम सिरा एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य सिरों को लगातार जोड़ा जाता है। इस प्रकार के क्रम को श्रेणीकरण में कहा जाता है। तो श्रेणीकरण R बराबर होगा RS बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R3 जो भी रहेगा। आपके पास सर दिया हुआ है R1 का मान 10 ओम। कितना है सर? 10 ओम। R2 का मान 20 ओम। इसको जोड़ देंगे सर, कितना हो जाएगा? 30 ओम। कोई दिक्कत नहीं? श्रेणीकरण में है ना? श्रेणीकरण में क्या हो गया सर? श्रेणीकरण में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। टोटल ओम कितना निकल गया? 30 ओम। R का मान कितना निकल गया? 30 ओम। अब क्या निकलना? I। तो I बराबर क्या होता है? V बटे R। V का मान सर दिया हुआ, V कितना दिया हुआ? 6 वोल्ट। V कितना दिया? 6 वोल्ट। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत तो नहीं। V का मान 6 वोल्ट, 6 बटे 30, 6 बटे 30। तो 6 का 56 30, 1 बटा 5, यानी I का मान हो गया 0.2, यानी I यानी करंट A लिखते हैं, एम्पियर। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सर दूसरी बात है, ये क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, SP बराबर IB। शॉर्ट एक ट्रिक दे रहे सर, इसको ध्यान से देखिएगा। SP बराबर IB। S बना हुआ सीरीज, P मतलब पैरेलल, I मतलब करंट, B मतलब वोल्टेज। तो S अगर सीरीज में रहेगा सर, सीरीज में करंट का मान समान रहेगा। सीरीज में क्या होगा? करंट का मान समान रहेगा। सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या होगा? करंट का मान समान रहेगा। श्रेणी क्रम में रहेगा तो करंट का मान समान रहेगा, और पैरेलल में रहेगा तो वोल्टेज का मान समान रहेगा। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछता है, जब किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा, उस कंडीशन में करंट का मान समान रहता है। श्रेणी में क्या होता है? समान रहेगा। समान रहेगा क्या? करंट। अब पैरेलल में क्या समान रहेगा? वोल्टेज। पैरेलल में क्या समान रहेगा? वोल्टेज। बताइएगा करंट वोल्टेज बता दीजिए। SP बराबर IV सर, यानी श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो करंट का मान समान रहेगा। SP बराबर IB याद रखना है। श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या समान रहेगा? करंट। और जब पैरेलल यानी समांतर में जोड़ेंगे तो क्या समान रहेगा? कोई दिक्कत? अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो करंट का मान समान रहेगा, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो वोल्टेज का मान समान रहेगा। S यानी सीरीज, इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। इसमें सर करंट का मान, वोल्टेज और धारा अलग है ना? हाँ, वोल्टेज और करंट की इतनी इसको डिफरेंस। हाँ, ये बता दो। करंट को आगे बढ़ने में मदद करता है वोल्टेज की। आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अभी देखेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सीरीज हो गया सर, सीरीज हो गया। सीरीज में क्या होगा? करंट का मान समान और पैरेलल में वोल्टेज का मान समान। तो पैरेलल में वोल्टेज का मान समान हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल था सर, और दिए गए विलयन के पीएच मान, पीएच पर विचार करें, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता होगी? तो सर हम पीएच स्केल दिया गया था एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1907 या 9 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पीएच स्केल दिया गया, जिसका पीएच स्केल पर अंकित मान सर 0 से 14 तक होता है, जिसे कि पीएच परास भी कहते हैं। 0 से कहाँ तक सर? 14 तक। यहाँ सर ध्यान से देखेंगे, यहाँ सर हो गया आपका, मान लीजिए कितना? 7, इधर कितना सर? 8, 9, डॉट 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 कहाँ तक सर? 14 तक। कितना सर? 14 तक। इधर सर घटेगा कितना सर? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? ये आपका क्या होगा? पीएच स्केल है। पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक 1909 ईस्वी में दिया था सर। अब हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता,
तो सर अम्ल जो होता है आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने अम्ल का परिभाषा दिया था। अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे यानी H+ आयन दे उसे अम्ल कहा जाता है। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा, H+ आयन देगा, उसे सांद्रता वाला अम्ल कहेंगे। और OH- आयन, OH- आयन देखो सर H+ आयन होता है, क्या अम्ल हुआ। और OH- आयन क्या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये क्या हुआ सर क्षार। H+ आयन क्या हो गया सर अम्ल, और OH- क्या हो गया क्षार। तो सर सात क्या हो गया आपका, यहाँ उदासीन होता है, सात क्या हो गया सर उदासीन। इधर क्षारीयता का मान बढ़ता है, क्षार का मान क्षार बढ़ता है किधर सर, इधर जाने पर। इधर क्या, अब इधर जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगा, यहाँ से इधर अम्लता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा। कोई दिक्कत सर, अम्लता बढ़ेगा। अब आपके चार दिए गए ऑप्शन में पूछ रहा कि उच्चतम सांद्रता किसका होगा। सुनिए, इधर जितना इधर आएंगे बाएं की ओर आएंगे यानी 0 के पास जितना आएंगे, जिसका पीएच मान कम रहेगा उसका उच्चतम सांद्रता होगा। कोई दिक्कत, जिसका पीएच वैल्यू कम रहेगा उसका उच्चतम सांद्रता होगा। इसमें सर सबसे पीएच मान किसका कम है 2.4 का। H+ आयन अधिक किसमें होगा 2.4 में। कोई दिक्कत नहीं सर। ये ऑप्शन ए है, ये बी हो गया, ये मान लिया सी हो गया, ये डी है। तो कौन आंसर हो जाएगा सर 2.4, क्योंकि 2.4 कम ना है सब ऑप्शन में जी। पीएच मान उसका अधिक होगा, पीएच मान जिसका कम है उसमें H+ आयन अधिक होगा। जिसका पीएच मान कम होगा वो अधिक अम्लता होगा, जिसका पीएच मान कम होगा वह अधिक अम्लता होगा। जबकि क्षारीयता का बात करेंगे, क्षारीय का बात करेंगे, जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वही ज्यादा क्षारीय होगा। कोई दिक्कत, जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वही क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान कम होगा वह अधिक अम्लता होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझना होता। इसमें पूछा निम्न में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम है, कितने होगा 2.4 में। समझिए तो कोई दिक्कत सर। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है SP = I भी मतलब हो गया सर। S मतलब कौन चीज अमन, S मतलब सीरीज यानी श्रेणीकरण, और P मतलब पैरेलल यानी समांतर, S मतलब श्रेणी मतलब हो गया करंट बराबर होगा, पैरेलल मतलब वोल्टेज बराबर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ लिए। चलिए आइए, आपने बात किया कि वोल्टेज और करंट क्या होता है सर, ध्यान से देखिए। सर आप गर्मी के दिनों में कहीं जाते होंगे, ध्यान से देखे होंगे, ऊनी वगैरह कपड़ा अगर कोई पहनते हुए, जैसे ही खोले चिंगारी तरह आवाज होता है, चिंगारी तरह। स्थिर विद्युत का एक उदाहरण है। क्या है सर स्थिर विद्युत का उदाहरण है, अभी पढ़ेंगे स्थिर विद्युत क्या होता है। इस प्रकार सर आज विद्युत का हम लोगों के पास इतना उपयोगिता बढ़ गया है कि इसके बिना 1 मिनट में हम लोग चैन से नहीं जी सकते। जैसे टेलीफोन, मिक्सर मशीन, वॉशिंग मशीन, जितने भी है मोबाइल फोन, टेलीविजन, सब किस पे चलते हैं विद्युत पर। कोई दिक्कत। तो यह सब विद्युत की चीज है। आपका एक थेल्स नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने रेशम अंबर की छाल पर रेशम को रगड़ा था। अंबर की छाल पर रेशम को रगड़ा था। उन्होंने देखा जिस पर रगड़ा, मान लिया रेशम अंबर की छाल पर रगड़ रहा है, एवोनाइट की छाल रगड़ रहा था, एवोनाइट की छाल। तो जिस पर रगड़ा, अगर मान लिया कोई वस्तु ले लो, वो रेशम है, वो सिल्क है, ये कांच है, वो कांच है, कोई वस्तु ले लो, वो कांच है, वो एवोनाइट की छाल है। कौन है एवोनाइट की छाल है। क्या सर छाल। तो अगर कांच पे इससे हम रगड़ रहे हैं, कांच पर एवोनाइट की छाल को हम रगड़ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ सर, इसका जो ऋणात्मक आवेश था, इलेक्ट्रॉन था, सब इस पे चला गया, इस पे चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन सब इस पे चला गया, इलेक्ट्रॉन सब इस पे चला गया। तो क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। ये क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। ये क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। कोई दिक्कत।
तो धन आवेशित और ऋण आवेशित, यानी आवेशित हो गया, विपरीत आवेश हो गया। तो विपरीत आवेश के कारण ये दोनों में आकर्षण हो जाएगा। क्या हुआ जी? यानी जिस क्वेश्चन पूछता है इसमें, जिस पे रगड़ेंगे उस पे कौन आवेश? धनात्मक, ऋणात्मक। न धनात्मक नहीं, इससे ऋण आवेश ये ले लिया, तो इससे ऋण आवेश ले लिया तो धन ना हो गया जी, धन हो गया। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, जिस पे लग रहे हैं वो धनात्मक, जिस पे रगड़ेंगे उससे ऋण ले लेता है, ऋण जब ले लिया तो धनात्मक ना हो गया जी। चलिए आइए आगे। तो इसी प्रकार से 600 ईस्वी पूर्व यानी 2500 साल पहले, 600 ईस्वी पूर्व कहिए या 2500 साल पहले आपका थेल्स नामक वैज्ञानिक ने अंबर की छाल में रगड़ा था रेशम। तो वहां जिसे उसका अंबर का अर्थ में ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रम कहा जाता है। तो उसी से इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई। किससे? उसी से, इलेक्ट्रम से ही इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई। थेल्स नामक वैज्ञानिक, जिसे आज इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा है। अंबर एक नीला रंग का है, वो गोंद है। एक अंबर क्या है? गोंद है, नीले रंग का है, जिसका अंबर ग्रीक भाषा में कहा जाए, उसका शाब्दिक अर्थ क्या था? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रम लिखा रहता है, कहेंगे इलेक्ट्रम। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने आवेशित तो हो गया, ऋण आवेशित, धन आवेशित, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था ये धन है ये ऋण है। तो आपके सामने एक बेंजामिन नामक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक सामने आया। उन्होंने इसको ऋण और धन आवेश नाम दे दिया। कोई दिक्कत? आवेशित को क्या नाम दे दिया? ऋण और धन आवेशित। क्वेश्चन पूछेगा ऋण और धन आवेश किसने नाम दिया? थेल्स नामक वैज्ञानिक, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन सबसे पहले किसने किया था? थेल्स। लेकिन ये ज्यादा हद तक नहीं चला गया। उसके बाद आया आपका एक वैज्ञानिक का नाम है डफे। क्या नाम है? डफे नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने ऋण आवेश को ऋण आवेश नहीं कहा था, रेजिनियम और बैक्टीरियम कहा था। क्या कहा था? रेजिनियम और बैक्टीरियम, बैक्टीरियम और रेजिनिस कहा था। बैक्टीरियम और रेजिनिस कहा था। जैसे बैक्टीरियम प्लस चार्ज, क्या सर? पॉजिटिव। और रेजिनेंस मतलब निगेटिव चार्ज। एक प्रकार का क्या होगा? पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? धनावेश, ऋणावेश। लेकिन नाम दिया नहीं था इसका क्या नाम दे दिया था? बैक्टीरियम। कौन? डफे नामक वैज्ञानिक ने। डफे नामक वैज्ञानिक ने इसको बैक्टीरियम कहा था और नेगेटिव चार्ज वाला को रेजिनेंस कहा था। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। आइए एक क्लास में प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। एक क्लास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने क्या किया, कुछ कागज को इकट्ठा किया, छोटा छोटा कागज। तो पेन जब सटाया कागज में तो कागज नहीं उठा। क्या हुआ? कागज नहीं उठा। तो उन्होंने पेन नहीं उठा। तो कुछ देर के बाद उन्होंने क्या किया सर? अपने टेबल पर पेन के रगड़ा, पूरा रगड़ा। और उसके बाद कागज में अगर पेन को सटाया तो कागज देखता है कि आकर्षित हो गया, छोटा छोटा कागज उठने लगा। तो उन्होंने दूसरे बच्चों को कहा, सर हम देखिए एक जादुई ट्रिक दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जादुई ट्रिक दिखा रहे हैं। तो वो दूसरा बच्चा समझ नहीं पाया कि जादुई ट्रिक है कि वैज्ञानिक रीजन है। तो जानता क्या, जादू वाला ऐसे सब ठग लेता है, कुछ वैज्ञानिक तरीके से करता है और जादुई कहता है जादुई ट्रिक है। तो वो क्या किया, वो रगड़ा, जैसे जैसे आवेशित हो गया। उसके पहले रगड़ रहा था, ऐसे कलम लिया और छोटे छोटे कण को उठा रहा, नहीं उठ रहा था। जैसे वो रगड़ा तो क्या हो गया? आवेशित हुआ। उसके बाद कण को जब उठाने लगा तो छोटा छोटा कण उठने लगा। उसी प्रकार से बाल में कंघी को ऐसे ऐसे रगड़ा और छोटे छोटे कण में सटाया तो वह आकर्षित हो गया, उठने लगा। ऐसा ये हुआ सर, रगड़ने के बाद उसमें आवेशित चार्जेज हो गया। चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, आवेशित हो गया जिसके कारण उठने लगा। तो बोला कि अच्छा ठीक है सर, आप इतना बात बोले तो आप तो ये करिए, एक काम करके दिखाइएगा। अगर हाथ पर रगड़ के दिखाइए, सब में हो रहा था, हाथ पे भी होना चाहिए ना। तो बोला कि हाँ होना चाहिए। तो हाथ पे जब रगड़ा तो क्या हुआ सर? हाथ पे रगड़ने के बाद जितने आवेशित कण होते हैं
उसका आवेश कण समाकर शरीर से लेकर कहाँ चला गया, भूमि में चला गया, पृथ्वी में चला गया, जिसके कारण जिसके बाद वो कण को उठा रहा था तो नहीं उठ रहा था। इसका रीजन ये हुआ सर कि जो उत्सर्जित होने वाले थे, आवेश जो उत्सर्जित होने वाले थे वो कहाँ चला गया, भूमि में चला गया। अब इसमें आवेशित कर रहा है, ये क्या क्या सर अपने अंदर लेके कहाँ दे दिया, भूमि में, जिसके कारण से आवेशित नहीं हुआ। यानी कहने का यह तात्पर्य है सर, सुचालक वस्तु में अगर किसी को रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। अगर आवेश उत्पन्न होता है तो वो करंट आवेश कहाँ समा देता है, भूमि में, पृथ्वी में, तो दिक्कत या अरे भाई शरीर विद्युत का सुचालक नहीं थी, सुचालक है जैसे आवेशित भूमि में सटा, भूमि में ले लिया, समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हुआ सर, तो भूमि में ले लिया। अनेक कहने का मतलब है कि जो विद्युत का सुचालक है उसमें आवेश पैदा नहीं किया जा सकता। कैसे, रगड़न घर्षण के द्वारा क्या होगा, नहीं होगा। अब कहिएगा सर धातु में संभव है घर्षण से, हाँ सर संभव तभी होगा जब उसके हैंडल कोई कुचालक पदार्थ लगा हो। जैसे मान जाए लोहे का बना है लेकिन इसका हैंडल कुचालक पदार्थ है सर, इसमें रगड़ेंगे तो आवर्षण हो सकता है, आवेशित घर्षण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है रगड़ेंगे तो। लेकिन ये जो हैंडल होना चाहिए किसका, कुचालक पदार्थ का होना चाहिए। अगर ऐसे सुचालक होगा क्या रगड़ेंगे, विद्युत पैदा होगा, ये कहाँ चला जाएगा, शरीर के अंदर। शरीर कहाँ है, पृथ्वी पर, ये अंदर चला जाएगा। इसलिए अगर इसमें कोई धातु में सुचालक पदार्थ कुचालक पदार्थ का हैंडल बना हो तो आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत, समझ लीजिए। उसके बाद थेल्स द ऑस्टिन थेल्स नामक वैज्ञानिक, इतना तक आ गए। उसके बाद कुलाम उन्होंने कहा दो बिंदुओं के बीच, किसने, द ऑस्टिन थेल्स नामक एक वैज्ञानिक, थेल्स का पूरा नाम द ऑस्टिन थेल्स नाम पूरा, कोई दिक्कत। इन्होंने कहा दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आवेश, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आवेश आकर्षण या विकर्षण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन कहा था, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल इनके आवेशों के आकर्षण या विकर्षण के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। किसने कहा, अरे सॉरी कुलाम्स लॉ, द ऑस्टिन कुलाम्स नामक वैज्ञानिक ने, अरे इसी भी इसका नाम कुलाम्स पढ़ा था, इसे कुलाम्स लॉ भी कहते हैं, कोई दिक्कत। अरे इसको अब डिटेल देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, द ऑस्टिन द कुलाम्स नाम है, सॉरी गलती बोला गया था, अभी देखेंगे इसको, इसका मतलब क्या होता है सर। अच्छा, इसको जितना भी विद्युत पढ़े, जो विद्युत है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा न कभी नष्ट किया जा सकता है, खाली उत्सर्जित बदलता है? इससे मतलब इलेक्ट्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, स्थानांतरण। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त तो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलते रहता है। हाँ, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न तो हाँ, ये सब ऊर्जा का व्यावसायिक में उपयोग नहीं कर सकते। कौन, घर्षण के द्वारा प्राप्त ऊर्जा, क्या इसमें उतना करंट थोड़ी होता है, नहीं उतना थोड़ी विद्युत होता है जो कि मतलब मोटर को चला देगा, नहीं, ये सबको स्थिर विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। कौन सी कहेंगे, स्थिर विद्युत ऊर्जा। इसका उपयोग सर जी व्यवसायिक के लिए नहीं किया जाता, यानी कल कारखानों में नहीं कर सकते घर्षण के द्वारा प्राप्त ऊर्जा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। कुलाम लॉ को देखेंगे, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, दो बिंदुओं के मध्य
दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होगा? उनके आवेशों के गुणनफल के, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है सर? समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत? यहाँ क्या आ जाएगा सर? F बराबर डायरेक्ट क्वेश्चन Q1 इंटू Q2। दूसरा क्या आ जाएगा? F 1/d स्क्वायर। मान लिया दो आवेश है Q1 Q2 है, इसके बीच की दूरी d है। कोई दिक्कत सर? तो क्या हो गया? उनके बीच लगने वाले बल के क्या कूलॉम के आवेश के समानुपाती और वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। जब इसको सॉल्व करेंगे, हाँ कूलॉम्स लॉ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो क्या होगा? Q1 इंटू Q2 बटे d स्क्वायर। सर यहाँ बराबर हटा, डायरेक्ट के कांस्टेंट आ जाता है। के एक कांस्टेंट आ गया। क्या सर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर? अब सर ये के का मान होता है के एक कांस्टेंट ना है। हाँ के एक कांस्टेंट है। वो है के इज कांस्टेंट। वो है के इज ए कांस्टेंट। कोई दिक्कत सर? जहाँ के क्या है? कांस्टेंट। तो अब सर हम कांस्टेंट का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर? बल को मात्रक निकालते हैं तो बल का मात्रक क्या? पहले क्या होगा? F गुना d स्क्वायर के इंटू अरे गुना हो जाएगा भैया। अच्छा सर। क्या होगा? Q इंटू Q क्या लिखेंगे? C कूलॉम, C लिखेंगे कूलॉम, यानी C इंटू C स्क्वायर यानी कूलॉम गुना कूलॉम स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या सर? बल का न्यूटन। इसका क्या सर? मीटर स्क्वायर। ई पार जाएगा तो भाग होगा तो प्रति कूलॉम लिख सकते हैं, प्रति कूलॉम का स्क्वायर बराबर के। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ये समझे पहले? मीटर प्रति ऐसे ना होता फिर बीच में। अरे माइनस दे दिया, नहीं देगा तो ऐसे लिखो। नहीं समझो वहाँ से फिर अच्छा समझ चलिए। जाएगी। सर बल का मात्रक क्या? न्यूटन। ई गुणा जाएगा तो d स्क्वायर होगा ना जी। d यानी दूरी है, दूरी है तो इसका मीटर स्क्वायर हुआ। कोई दिक्कत? आई क्यू यानी आवेश को c से ना लिखते हैं कूलॉम स्क्वायर हुआ तो प्रति होगा, गुना होगा तो भाग ना हो जाएगा। यानी कांस्टेंट का मान कितना हो गया? कांस्टेंट का मान हो गया। कांस्टेंट का पूछेगा मात्रा क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये पूछता है सर। ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है सर के बराबर यानी 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ये पूछता आपको। कोई दिक्कत? अरे के बराबर क्या होगा? 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इतने का के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? तो समझ लिए। तो आगे की क्लास कल होगा, इतना तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।